नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आरबीआई ने रेपो रेट में कर दिया है बदलाव, बढ़ा दी हैं दरें और इस बार 0.5% दरों में बढ़ोतरी की गई है और लगभग 30 से 36 दिनों में दूसरी बार आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। तो कुल मिलाकर पिछले लगभग एक महीने में 0.90% की रेट्स बढ़ी हैं। अब इसका असर आप पर क्या पड़ेगा? मतलब ईएमआई का बोझ तो आप पर बढ़ ही गया है, लेकिन आपकी डेट इन्वेस्टमेंट, आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर इसका क्या असर पड़ेगा और कौन से वो विकल्प है जिससे बढ़ती ब्याज दरों में भी आपको मुनाफा मिल सकता है, इसी पर करेंगे आज चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनका सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, और अनिल चोपड़ा, ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंशियल वेलबीइंग, बजाज कैपिटल। हेमंत जी और अनिल जी, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु की आज की इस खास पेशकश में। सबसे पहले जरा नटशल में दिखा दें अपने दर्शकों को, ब्याज दरें बढ़ा दी गई हैं और क्या आज आरबीआई ने किया है। जैसा मैंने शुरुआत में बोला, 0.5% ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी गई। रेपो रेट जो थी वो 4.50% थी, जिसे बढ़ाकर 4.90% कर दिया गया है। और 4 मई का जो सरप्राइज जो हाइक था वो था 0.40% का, तो लगभग 0.90% की अभी कुल बढ़ोतरी ब्याज दरों में की गई है, वो भी लगभग 2 सालों के बाद, पोस्ट पैंडेमिक। महंगाई जो अनुमान है, महंगाई का अनुमान भी बढ़ा दिया गया है, वो भी 1% से 5.7% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया। लेकिन सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशो में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब ईएमआई का बोझ बढ़ गया। हेमंत जी, मतलब ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि हाँ, अब आने वाले दिनों में जो बढ़ती ब्याज दरों का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा, तो मतलब इसके लिए अब तैयार रहना पड़ेगा निवेशकों को कि हाँ, अब आगे आने वाले टाइम में भी जो निवेशकों को उनके अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी कुछ इसी तरीके से चुनने पड़ेंगे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा स्वाति। जैसा आपने कहा कि पिछले 36 दिनों में ये 2 बार सेकंड टाइम जो है वो रेट हाइक हुआ है। इससे पहले 40 बेसिस पॉइंट और अभी 50 बेसिस पॉइंट। तो जाहिर सी बात है कि जो ये जो आगे जाके जो पहले भी हमने बात की उसके बारे में, कि ये बहुत क्लियर है कि ये जो रेट हाइक का जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। मे बी आगे जाके और 75 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट अगले 3 क्वार्टर में आपको और यहाँ से बढ़त देखने को मिले, क्योंकि जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि आरबीआई ने जो इन्फ्लेशन को जो प्रोजेक्ट किया है करीब 6.7 पे किया, और आरबीआई का जो कंफर्ट जोन है वो बेसिकली 4% पे है, 2% प्लस और माइनस। तो अगर 6% तक अगर उनका कंफर्ट जोन है और आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं 6.7 की, तो जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से रेट हाइक होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो स्टैंस था पहले अकोमोडेटिव था, वो निकल के अभी पूरा का पूरा फोकस आरबीआई का जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि चाहे आप बोरोवर हो, चाहे आप इन्वेस्टर हो, आपको तैयार रहना पड़ेगा कि यहाँ से जाके और रेट हाइक होने वाली है। आपकी जो स्ट्रेटजी है, चाहे आप लोन लेने वाले हो या आप एग्जिस्टिंग बोरोवर हो या आप डेट फंड में इन्वेस्ट करते हो, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हो, हर तरफ से इसका असर आपको पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं आरबीआई के पास और कोई ऑप्शन था। बट एज एन इन्वेस्टर, एज ए बोरोवर, हमें इन सब के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ओके अनिल जी, अब क्योंकि सबसे ज्यादा पिंच जो होता है वो उन लोगों को होता है जिन्होंने किसी भी तरीके का लोन लिया हुआ है, और एक साथ लगभग एक महीने में 90 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी होना, और अभी भी खबरें आनी शुरू हो गई कि कई बैंकों ने अपने जो रेट्स हैं उनमें बढ़ोतरी करनी अब चालू कर भी दी है। और ऑफ कोर्स जो 40 बेसिस पॉइंट का पिछली बार राइज किया गया था, उसके बाद डेफिनेटली कई बैंकों ने अपने होम लोन की दरें भी बढ़ा दी थी। मतलब ये जो एक्स्ट्रा होम लोन, ये जो ईएमआई का पिंच है वो लोगों को अब लगने लगा है। कितना इम्पैक्ट अब जितने भी होम लोन के ग्राहक हैं, कार लोन हो गया, पर्सनल लोन है, लगभग कितना इम्पैक्ट उन पर आप देखते हैं? हाँ, देखिए, अब ये तो तय बात है कि ये सारी जो ईएमआईज हैं, डिफरेंट जो एसेट्स लेने के लिए लोग लेते हैं, अगर उन्होंने फ्लोटिंग रेट वाली ले रखी हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट में बदलाव के साथ उनकी ईएमआई भी घट सकती है, बढ़ सकती है, फिर तो उन लोगों को तैयार रहना पड़ेगा अपनी जेब से कुछ और पैसे निकालने के लिए। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पहले कई सालों से हम अपने प्रोग्राम में बताते आए हैं कि ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट्स की जो ट्रेजेक्ट्री है वो तो डाउनवर्ड थी, कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे तरक्की होगी तो इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे। तो हम ही लोग ही आके सलाह देते थे कि आप जो है
जब भी लोन लें तो फ्लोटिंग रेट पे लें, यानी कि जब जब इंटरेस्ट रेट में कमी हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलता रहे। तो काफी लोगों ने उसके चलते फ्लोटिंग रेट में शिफ्ट हो गए होम लोन लेके, और ये पहली दफा हुआ है काफी सालों के बाद जब इंटरेस्ट रेट्स वापस से ऊपर चढ़े हैं, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और उसको ऐसे समझते हैं कि देखिए जो होम लोन्स हैं वो तकरीबन 6.5 से 7.5% सालाना ब्याज पे होते हैं, और उसके ऊपर अगर 90 पैसे का बोझ पड़ जाए तो ये तकरीबन 10 से 12% का है। यानी कि इसको अगर हम समझें कि अगर 20,000 रुपए की ईएमआई है तो वो बढ़ के 22,000 रुपए की हो जाएगी। अगर घर की ईएमआई 50,000 रुपए की है तो उम्मीद है कि वो बढ़ के 54 से 55,000 रुपए की हो जाएगी। तो इससे आपके बजट पे डेफिनेटली एक झटका पड़ने वाला है। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और एक बात और यहाँ पे बता दें कि देखिए इसकी जो जेनेसिस है, इसकी जो शुरुआत हुई है, नेचुरली यूएसए में भी इंटरेस्ट रेट्स हार्डन हुए, वहाँ के भी लोगों ने, वहाँ के सेंट्रल बैंक ने भी थोड़े थोड़े करके अपने पॉलिसी रेट बढ़ाए, और इसमें एक तरह से आग में घी का काम किया। ये जो पीछे यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई स्टार्ट हुई उसके चलते पूरे ग्लोबल सिस्टम में जो एनर्जी के प्राइसेस हैं, यानी कि जो ऑयल की सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो गई। काफी सारी कंट्रीज रशिया से लेती थी, उन्होंने लेना बंद कर दिया। फिर कुछ और रद्दोबदल हुए जियोपॉलिटिक्स में, उसके चलते ऑयल प्राइसेस जो है वो शूट कर गए हैं, और उसके चलते सारी ग्लोबल की छोटी बड़ी सभी इकोनॉमीज में ही इन्फ्लेशन ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसके चलते चलते पीछे पीछे इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ने शुरू हो गए। तो ये एक ऐसी एक सिचुएशन है कि जिसपे बहुत जल्दी से कंट्रोल ला पाना मुश्किल होगा। लोगों को एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कि 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक अभी ऐसे ही बड़े बड़े इंटरेस्ट रेट के साथ ही गुजारा करना पड़े, और लोगों को अपने बजट दोबारा से ड्रॉ करने की जरूरत है, अपने कुछ खर्चों को और कम करने की जरूरत है। और ईएमआईज को अगर वो कुछ लोग नहीं ठीक से अगर संभाल पाते हैं, अगर बजट नहीं है, 20,000 रुपए से अगर 23,000 रुपए की ईएमआई हो जाती है, और 3,000 रुपए एक बड़ा रकम है, बच्चों की ट्यूशन फीस भी देनी है, ग्रोसरी भी करनी है, तो उसका एक इलाज ये है कि आप बैंक से बात करके अपने लोन पीरियड को बढ़वा लें। स्वाति, तो ये अगर किसी ने लोन लिया हुआ है 15 साल का, 3 साल हो चुके हैं, 12 साल रहते हैं, तो 12 साल को अगर वो 14 करा लें, थोड़ा और आगे बढ़ा लें, ताकि ईएमआई का अमाउंट सेम रहे। लेकिन ये एक सारी नेगोशिएशंस और आपको एडजस्टमेंट्स करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको ज्यादा बड़ी रकम अपनी जेब से निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल, वे आउट का तरीका तो निकालना ही पड़ेगा अनिल जी, जैसा बता रहे हैं वे आउट तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में यकीन मानिए जो रेट्स हैं, ब्याज दरें हैं, वो कम तो होने वाली नहीं है, क्योंकि टारगेट यही है कि प्री पैंडेमिक लेवल पर ब्याज दरों को पहुंचाना है, और अभी तो ये बस शुरुआत है। अब जो निवेश पर असर पड़ेगा, हमने ईएमआई पर बात की, अलग अलग लोन्स पर कैसा असर पड़ेगा, से भी अगर बढ़ाकर देखें उसका कैलकुलेशन हमने आपको दिखाया। ये एक टेंटेटिव कैलकुलेशन है, ये समझिएगा। लेकिन हेमंत जी, एफडी करने वालों की तो शायद बल्ले बल्ले हो गई। जो एफडी कराना, जो एफडी जिनकी है या जो एफडी कराना चाहते हैं, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स है, उनको तो एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो एफडी के लिए अच्छा है? हाँ बिल्कुल स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा। एफडी जो करते हैं, जिनका प्रीडोमिनेटली जो इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स डिपॉजिट या ऐसे इंस्ट्रूमेंट में होती है जो बिल्कुल सेफ हो, यहाँ पे फिक्स रिटर्न और गारंटी रिटर्न मिलते हैं, तो डेफिनेटली ये सिनेरियो ऐसा है कि आप उनको, हमने ऑलरेडी देखा है कि बैंकों ने कुछ ऑलरेडी डिपॉजिट रेट को बढ़ाना शुरू किया है, और आगे जाके जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो उसकी रिफ्लेक्शन जो आपको इंटरेस्ट रेट में मिलेगी। बट हाँ, बल्ले बल्ले तो ठीक है, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं आपको फिर भी मारता रहेगा, क्योंकि महंगाई का असर तो आपको पड़ना ही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, जैसे हमने पहले भी कहा कि ये अभी ट्रेंड शुरू हुआ है, ये आगे जाएगा और भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। आई थिंक एक चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में ही पैसा लगाते हैं, तो आपके लिए डेफिनेटली काफी समय के बाद आप देखेंगे कि आपका जो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ से और बढ़ने वाला है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाना चाहते हो तो इतनी जल्दी में लॉन्ग टर्म के लिए लॉक इन मत कीजिए, क्योंकि ये ट्रेंड शायद अभी, जैसा मैंने कहा, 3 या 4 क्वार्टर तो एटलीस्ट चलेगा ही। तो अगर ऐसा है तो आप इस समय पे, क्योंकि शॉर्ट टर्म एफडी का भी रेट ऊपर जाएगा और लॉन्ग टर्म का भी जाएगा, तो आप फिलहाल जो है एफडी जो करें वो शॉर्ट टर्म के लिए करें, ताकि जब रेट यहाँ से और ज्यादा हो, जब आपको और ज्यादा फायदा हो सके, तब जाके आप लॉन्ग टर्म के लिए उस पैसे को लॉक इन कीजिए। सिर्फ ये देखे क्योंकि 2 रेट हाइक ऑलरेडी हो चुके हैं, आप जल्दी में मत रहिए, इसको आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप उसको लॉक करें। जैसा हमने पहले भी बात की, डिस्कशन की कि ये रेट अभी और आगे जाएगा। अगर ऐसा है
कुछ समय इंतजार कीजिए, शॉर्ट टर्म की एफडी कीजिए मे बी तब तक, और उसके बाद जब रेट और आगे और बढ़ जाए उसके बाद जाके अपना लॉन्गर ड्यूरेशन में इसको आप लॉक इन कीजिए। तो आई थिंक फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टर्स को ये स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। ओके अनिल जी, अगर सरसरी तौर पर देखें तो चलिए एफडी में भले ही आपको थोड़ा परसेंटेज अब ज्यादा मिले, लेकिन महंगाई को मात देने के लिए तो अभी भी काफी नहीं है। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी समस्या है अभी भी। मैं आपसे डेट फंड पर भी इनफैक्ट इसका इम्पैक्ट जानना चाहूंगी, क्योंकि ये इस पे तो नेगेटिव डेट फंड पर बढ़ती ब्याज दरों का तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो डेट फंड में खास तौर पर जिनका निवेश है अभी यहाँ करना चाहते हैं, उनके लिए किस तरीके की स्ट्रैटेजी आप बढ़ती ब्याज दरों में बताएंगे? हाँ देखिए, पहले तो स्वाति मैं सिर्फ एक मिनट लेता हूँ आपको एफडी के बारे में बात करने के लिए कि एफडी में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो ये कोई खुशी की बात नहीं है या कोई अच्छी बात नहीं है कि जी हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, क्योंकि हमने पिछले प्रोग्राम में बताया आपको कि हमेशा रियल रेट ऑफ रिटर्न देखनी चाहिए अपने इन्फ्लेशन को लेस करने के बाद। तो इन्फ्लेशन भी क्योंकि बढ़ गया है तो एफडी के इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गए हैं, तो आपकी जेब में कोई खास उसका बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि जो वास्तविक आय है वो तो आपकी वहीं की वहीं रही है, बल्कि शायद और भी कम हो गई है। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है कि सिर्फ आप रिटर्न को मत देखिए कि बढ़ गई है, साथ ही इन्फ्लेशन को भी देखिए। और हेमंत जी ने भी सही वही पॉइंट बोला था। अब आते हैं डेट फंड्स के। देखिए डेट फंड्स की कई सारी कैटेगरीज होती हैं। इसमें क्या है कि क्योंकि जो पुरानी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कम इंटरेस्ट रेट पे ऑलरेडी चल रही हैं, और अभी क्योंकि फ्रेश जो सिक्योरिटीज आएंगी वो हायर इंटरेस्ट रेट पे आएंगी, तो एनएवी जो है सबकी नेगेटिवली इंपैक्ट हो जाएगी। यानी कि आपको कुछ समय तक दिखेगा कि आपकी डेट फंड्स की इन्वेस्टमेंट जो है उसकी वैल्यू कम हो गई है या उसकी रिटर्न कम हो गई है। तो ये डेफिनेटली लोगों को थोड़ा इसके लेके मानसिक परेशानी रहेगी। लेकिन याद रखिए कि ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। जैसे जैसे टाइम निकलेगा तो आपकी जो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी यील्ड्स की, जैसे ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है इसका बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा जब मेच्योरिटी नजदीक आने लगेगी। तो हो सकता है कि 3-6 महीने के बीच में तो लगे कि डेट फंड्स की रिटर्न जितनी होनी चाहिए थी उससे भी काफी कम हो गई, क्योंकि एनएवीज डिक्लाइन कर गई। लेकिन डेट फंड्स में हमेशा निवेश करना चाहिए कम से कम 3 या 4 साल के लिए, और उस पीरियड में आप पाएंगे कि ओवरऑल जो है आपकी रिटर्न वापस से फिर लेवल पे आ जाएंगी। और अगर आप तब तक इंतजार करेंगे तो इतने ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपका गोल नज़दीक आ गया है और आपने डेट फंड्स में निवेश करके रखा था तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन एक यहाँ पे सलाह भी है, एक इसका यहाँ पे सोल्यूशन भी है, वो ये है कि डेट फंड्स में एक कैटेगरी होती है फ्लोटिंग रेट फंड्स की। तो जो फ्लोटिंग रेट फंड्स हैं, यानी कि जिसमें फंड मैनेजर जो है वो जल्दी से जब रेट बदलते हैं तो वो अपनी सिक्योरिटीज भी चेंज कर लेता है। अगर आप ऐसे फंड्स का चुनाव करें तो आपका नुकसान कम हो सकता है। हो सकता है कि आपको इतने झटके ना लगे, इतनी वोलेटिलिटी ना लगे जो कि बाकी लोगों को लगने वाली है। ओके और हेमंत जी, आपकी नजर में डेट फंड की कौन सी कैटेगरीज और कौन से फंड्स हैं जिसमें अभी इन्वेस्ट करना निवेशकों के लिए सही स्ट्रैटेजी साबित हो सकता है? देखिए स्वाति, डेट फंड की जब हम बात करते हैं जनरली हमारा परसेप्शन ये है कि डेट फंड वो इन्वेस्टमेंट है जहां पे रिलेटिवली जो पैसा जो है वो सेफ रहता है। बल्कि सच्चाई ये है कि ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, और जो बॉन्ड प्राइसेस और जो इंटरेस्ट रेट्स उनका इन्वर्स रिलेशनशिप है। यानी जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि बॉन्ड प्राइसेस, एग्जिस्टिंग बॉन्ड के प्राइसेस कम जाते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आई थिंक जानने की जरूरत है कि डेट फंड में 16 कैटेगरीज है, 16 कैटेगरीज हैं। यानी दो चीजें आपको देखनी है, एक तो आपका खुद का टाइम होराइजन कितना है, और दूसरा क्योंकि जैसा हमने कहा जितना लंबा मैच्योरिटी ड्यूरेशन होगा पोर्टफोलियो का उतना ज्यादा इंपैक्ट हायर इंटरेस्ट रेट का आएगा। तो इस समय पे आपको एक काम करना है कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो लॉन्गर ड्यूरेशन मैच्योरिटी वाले जितने भी फंड्स हैं उन कैटेगरी से आपको दूर रहना है। मेरी सलाह ये रहेगी कि इस समय अगर आपको डेट फंड में इन्वेस्ट करना है, और जैसा पहले हमने बात भी की कि कम से कम 3 साल का आपका टाइम होराइजन होना चाहिए, तो आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन या जो शॉर्ट टर्म के जो फंड्स हैं उनको देखिए। लेकिन अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि इमीडिएटली आपको करना है, फेज मैनर में कुछ एक कैटेगरीज हैं जैसे डायनेमिक बॉन्ड फंड्स हैं, वो हो गया मीडियम ड्यूरेशन के जो फंड है, आगे जाके वो आपको एक अच्छी ऑप्शन यहाँ से बन सकते हैं। तो बट ये समझ लीजिए कि एज एन इन्वेस्टर आपको अपना रिस्क प्रोफाइल देखना है, आपका टाइम होराइजन देखना है, और कहीं ना कहीं जो जरूरत है टैक्स एफिशिएंसी ऑफ रिटर्न वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे फर्क इतना है कि फिक्स डिपॉजिट में जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसको आपके जो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। जबकि डेट में अगर आप 3 साल लगते हैं तो आपका एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है, और उसमें आपको इंडेक्सेशन का फायदा होता है, और उसके बाद आपको सिर्फ 20% उस पर टैक्स देना है। तो ये कहीं ज्यादा टैक्स एफिशिएंट रिटर्न मिलता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि इस सिनेरियो में आप सही कैटेगरी ऑफ फंड चुने,
लॉन्गर ड्यूरेशन के जितने फंड्स हैं उनको आपको अवॉइड करना। कौन से फंड्स हो सकते हैं हेमंत जी ऐसे? जी, कौन से फंड्स हो सकते हैं ऐसे, आप जो जिन कैटेगरीज की बोली बात की आपने, कुछ रेकमेंड करेंगे? हाँ जी, जैसे अगर हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की बात करें तो जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ सेविंग्स फंड हो गया, आईसीआईसीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड और निपॉन इंडिया का शॉर्ट टर्म फंड हो गया। मीडियम ड्यूरेशन में अगर किसी को देखना है आगे जाके ग्रेजुअली इन्वेस्ट करना है तो एबीएसएल मीडियम टर्म फंड है और कोटक मीडियम टर्म फंड है। और डायनेमिक बॉन्ड फंड जो है, जैसे मैंने कहा, वो एक अच्छी कैटेगरी है क्योंकि वहाँ पे फंड मैनेजर जो है डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट अपनी मैच्योरिटी को जो एडजस्ट करते रहते हैं। तो वहाँ पे आपको एचडीएफसी डायनेमिक फंड और एबीएसएल डायनेमिक फंड और एसबीआई डायनेमिक फंड, इस तरह के फंड हैं जिस कैटेगरी की मैंने बात की, जहाँ पे इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ब्याज दरें बढ़ी, अब कहां निवेश करें, इस पर कर रहे हैं खास चर्चा। वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड से हेमंत रुस्तगी और बजाज कैपिटल से अनिल चोपड़ा हमारे साथ है। अनिल जी, डेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की तो बात कर ली, पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में इक्विटी भी आती है, इक्विटी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। बाजार तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल भी है आजकल, बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बाजार कभी ऊपर कभी नीचे है। तो खास तौर पर इक्विटी में और खास तौर पर इन्फ्लेशन बीटिंग इन्वेस्टमेंट कहीं पर करना हो तो कोई एक पर्टिकुलर पसंद आपकी जहां पर निवेश किया जा सकता है? देखिए स्वाति, जहां तक इक्विटी की बात है, हमेशा से कहते आए हैं कि ये लॉन्ग टर्म होराइजन वालों के लिए ही बढ़िया कैटेगरी है। अगर आपने वेल्थ क्रिएट करनी है, आपके लॉन्ग टर्म गोल हैं, बच्चों की शादी के लिए जोड़ रहे हैं, अपनी रिटायरमेंट के लिए जोड़ रहे हैं, जो गोल 7 साल के बाद आने वाला है, तो ऐसी कैटेगरी में तो ठीक है। अभी जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं उससे कंपनीज की प्रॉफिट्स पे थोड़ा फर्क पड़ेगा, पर्टिकुलरली ऐसी कंपनीज जो कि बोरोड कैपिटल पे काम करती हैं, जो बहुत ज्यादा लोन लेके अपना बिजनेस करती हैं, उनके प्रॉफिट्स डेफिनेटली कम हो जाएंगे, फिर उनके शेयर प्राइस कम होंगे, उससे इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स की थोड़ी सी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जैसे हमने पहले कहा, वो शॉर्ट टर्म है और शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी हमें इक्विटी की तरफ रुख नहीं करना चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में तभी निवेश करें जब आपका गोल कम से कम 7 साल या उससे ज्यादा दूर हो, और उसके लिए आपको अपने पैसों को एक बांट के एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि तकरीबन 40% होना चाहिए लार्ज कैप फंड्स में, 20% होना चाहिए मिड कैप फंड्स में, 20% आप डाल सकते हैं फ्लेक्सी कैप में, और जो लास्ट का 20% है आप उसको किसी भी थीम में डाल सकते हैं, जैसे कि स्पेशल सिचुएशन फंड या इंटरनेशनल इक्विटी फंड या इंडेक्स फंड या फिर एफएमसीजी फंड या हेल्थ केयर फंड। तो ऐसे करके अगर आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट को 5 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और सारे सेक्टर्स का उसमें बेनिफिट लेंगे, तब ओवर ए लॉन्ग पीरियड आप पाएंगे कि आपकी जो वेल्थ क्रिएशन है वो एक अच्छी रफ्तार पे बढ़ेगी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि 10 से 12% के बीच में कहीं पे भी रिटर्न आ सकती है। अगर सिचुएशन ठीक रही तो 12%, अगर सिचुएशन डैम्पेंड रही और ये वार लंबी चली और ये इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहे तो 10%। तो 10% भी जो है, अगर इन्फ्लेशन हमारा 6-7% है तो ये इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न हो जाती है। लेकिन हम क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि का बेनिफिट मिलता है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, सो 7 से 10 साल में अगर आप म्यूचुअल फंड सिप्स के जरिए अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो डेफिनेटली आप अपने सारे गोल्स को आराम से पूरा कर पाएंगे। तो इक्विटी के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। आप अगर गोल आपका कम से कम 7 या 10 साल दूर है और आप डिफरेंट टाइप, जैसे मैंने बताया, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, थीम वगैरह में डिवाइड करके अगर पोर्टफोलियो बनाते हैं और अनुशासन के साथ कंटिन्यूअसली विद डिसिप्लिन इन्वेस्ट करते जाते हैं, तो फिर आपकी वेल्थ क्रिएशन की गाड़ी को कोई रोक नहीं सकता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है, और जैसा अनिल जी भी कह रहे हैं हेमंत जी कि लॉन्ग टर्म किसी के भी इन्वेस्टमेंट होराइजन में जो कुछ जैसे जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं, बाजार का उतार चढ़ाव है, रुपए का उतार चढ़ाव है, और या फिर कितने सारे साइकिल्स आएंगे अभी आरबीआई के रेट बढ़ोतरी के, उसके बाद शायद कम करने के भी साइकिल हम देखेंगे। अगर आपका लंबा होराइजन है तो शायद किसी को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ थोड़ा वॉचफुल जरूर रहने की जरूरत है। इक्विटी पर आपकी राय की स्ट्रैटेजी क्या रहे, और मैं आपसे इनफैक्ट कुछ फंड भी जानना चाहूंगी जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके यूजुअली जो है आप अपने लॉन्ग टर्म गोल जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग हो गए या बच्चों की एजुकेशन के लिए हो गया या कोई एसेट आपको बड़ी खरीदनी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, और हमने देखा है कि वॉलेटिलिटी जो है स्टॉक मार्केट में एक नेचुरल फिनोमिना है, कारण बदलते रहते हैं, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा। जियोपॉलिटिकल रीजन हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, इंटरेस्ट रेट हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। हमें ये समझना है कि लॉन्ग टर्म में फिर भी इसके बावजूद इक्विटी में ये पोटेंशियल है कि वो आपको बाकी एसेट क्लासेस से बेटर रिटर्न देगा। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, स्पेशली अगर आप वरिड हैं इन्फ्लेशन के लिए,
ये सही है कि कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पे असर आएगा, स्पेशली जो मीडियम साइज या स्मॉल साइज की हैं, क्योंकि बड़ी जो कंपनियां हैं जिनके पास फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, वो तो आई थिंक उनके पास वेयर-विदाल है कि इसको वो मैनेज कर लें। तो आपको ये समझ के चलना है कि क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, आपको उससे घबराना नहीं है। और हमेशा देखिए, इन्फ्लेशन में जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, तब मार्केट को वॉलेटिलिटी होती है, मार्केट नीचे जाती है। लेकिन जब पीक पे चला जाता है इन्फ्लेशन, उसके बाद जब वो नीचे आता है, तब वो मार्केट के लिए काफी अच्छा होता है। तो आई थिंक ये ध्यान रखिए। कुछ कैटेगरी जैसे फ्लेक्सी कैप फंड मुझे लगता है बहुत अच्छी कैटेगरी है, क्योंकि इसमें आप डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसमें आप छोड़ देते हैं फंड मैनेजर के ऊपर डिसाइड करने के लिए, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें कुछ एक फंड है, जैसे पीजीएम फ्लेक्सी कैप हो गया, यूटीआई फ्लेक्सी कैप, और एक फोकस फंड इसमें जैसे एसबीआई फोकस फंड, ये आप ले सकते हैं। और दूसरा एक बहुत अच्छी कैटेगरी है लार्ज एंड मिड, जहाँ पे 35% ईच दोनों कैटेगरीज में है, और बाकी जो 30% है वो फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास। तो वहाँ पे एचडीएफसी लार्ज एंड मिड हो गया, कैनरा रोबेको लार्ज एंड मिड, और एक कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। और एक और कैटेगरी स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मुझे लगता है मिड कैप फंड्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 101 से लेकर 250 तक मार्केट कैप के हिसाब से कंपनियां, इसमें काफी अच्छा पोटेंशियल है। तो वहां पे कोटक इमर्जिंग फंड है, मोतीलाल ओसवाल का मोस्ट 30 फंड एक काफी अच्छा है, और तीसरा यूटीआई मिड कैप। ये कुछ फंड्स हैं, इनके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है और लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो और मुझे लगता है किसी भी नए निवेशक के लिए या एग्जिस्टिंग निवेशक के लिए, अगर वो पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो ये फंड्स मुझे लगता है डेफिनेटली उनको हेल्प करेंगे कि वो जो इक्विटी का ट्रू पोटेंशियल है उसका फायदा उठा सके। अनिल जी, क्योंकि हम बढ़ते ब्याज दरों में कमाई के मौके तलाश रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो 3 साल की ऊंचाई पर भी है। अब क्योंकि कर्ज महंगा होता है तो बॉन्ड की यील्ड का गहरा उससे नाता होता है, वो भी सुधरती है। मैं समझना चाहूंगी, सरकारी बॉन्ड में निवेश का अच्छा मौका है? बिल्कुल, देखिए ये सही बोला आपने कि जो एक सरकार ने एक नई स्कीम निकाली, इसका नाम है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स, FRSB बोलते हैं। इसकी अभी जो ब्याज की दर है वो है 7.15, अभी भी थोड़ा इन्फ्लेशन से ऊपर ही है। लेकिन 1 जुलाई को जब अभी दोबारा से स्मॉल सेविंग स्कीम्स के रेट्स रिवाइज हो सकते हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के साथ साथ उसके भी रेट बढ़े। तो ये फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड जो है, ये हमेशा आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दे सकते हैं। हर 6-6 महीने इसमें ब्याज मिलता है, 7 साल की स्कीम है, सेफ्टी में बिल्कुल अव्वल है क्योंकि आरबीआई के बॉन्ड्स हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और इसमें कोई अमाउंट की भी सीमा नहीं है स्वाति। इसमें कोई भी 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, कुछ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड जो है बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट के साथ इसके भी इंटरेस्ट रेट की हर 6-6 महीने में इसका रिवीजन होता है, इसको रिव्यू किया जाता है, और फिर अगर इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में बढ़ गए हैं तो इसके इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाए जा सकते हैं। और उम्मीद भी की जा रही है कि आरबीआई अकॉर्डिंगली इनकी यील्ड को भी बढ़ाएगा, ताकि जो इसके निवेशक हैं वो उसी हिसाब से ही इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न उनको मिलती रहे। और एक और भी स्वाति, मैं यहाँ पे सबका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक और कैटेगरी है फंड्स की, जिनको बोलते हैं टारगेट डेट रिटर्न फंड्स। तो वो भी बहुत काम के हो सकते हैं कि अगर किसी का गोल लेटर से 2030 में किसी ने अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए 20 लाख रुपए चाहिए, तो अगर वो टारगेट डेट रिटर्न फंड्स में निवेश कर देता है, जिसकी इंटरेस्ट जो यील्ड्स हैं वो लॉक्ड हैं ऑलरेडी, तो उसको फिर घटते बढ़ते इंटरेस्ट रेट का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये भी आप अपने अगर गोल को मैच कर लें टारगेट डेट रिटर्न फंड्स के साथ, और वहां पे अपना पैसा लॉक कर लें, तो वो भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है, अगर आपके स्पेसिफिक गोल्स हैं कि किस साल में आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, जो कि जैसे बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई या अपनी रिटायरमेंट वगैरह से उसको लिंक कर सकते हैं। ओके। और एक छोटा रिएक्शन आपसे इस पर, हेमंत जी, सरकारी बॉन्ड पर, उसके बाद मैं आपसे इनफैक्ट समझना चाहूंगी, कई लोग हमसे जानना चाह रहे हैं कि अब तो ईएमआई का बोझ बढ़ने ही वाला है, तो उसको कम करने के तरीके क्या है? प्रीपेमेंट सही ऑप्शन है? आई थिंक जहां तक जो हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं, डेफिनेटली एक अच्छी स्ट्रेटजी, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अपनी उस पोर्टफोलियो का हिस्सा जो बिल्कुल सेफ रखना चाहते हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली उसको कंसिडर किया जा सकता है। दूसरा आपने कहा ईएमआई के बारे में, डेफिनेटली देखिए, अगर आप जैसे हम देख रहे हैं कि बोझ तो बढ़ेगा, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आई थिंक उसकी एक स्ट्रेटजी तो ये है कि अगर आप नहीं दे सकते हैं तो टेन्योर को बढ़ाइए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि जब भी आपके पास कोई लमसम पैसा हो, उसको उससे आप लोन को प्रीपे करते रहिए। तो मुझे लगता है वो एक काफी अच्छी ऑप्शन है, और काफी हद तक वो आपको मदद करेगी कि जो एडिशनल बर्डन आपके ऊपर ये इंटरेस्ट रेट से आएगा, उसको आप कम कर सकें।
ओके, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप अपने ब्याज का बोझ कम कर सकते हैं। प्री पेमेंट एक ऑप्शन है जिससे कि आप जब जब आपके पास एक मुश्त पैसे आते हैं थोड़ा सा आप टुवर्ड्स अपने लोन के ईएमआई के पेमेंट में डालते रहिए, वो भी एक तरीका। और जैसा अनिल जी ने बताया था शुरुआत में कि अपने बैंक से बात कीजिए, एक अरेंजमेंट पर आइए, या तो टेन्योर बढ़ा सकते हैं या तो ईएमआई अगर बढ़ाना चाहें और टेन्योर कम करना चाहें वो भी एक ऑप्शन आपके पास हो सकता है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपका जो लोन है फ्लोटिंग रेट पर है या फिर फिक्स रेट पर है, तो ये बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद करेंगे हेमंत जी और अनिल जी, आप दोनों का ही हमारे साथ इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि बढ़ती ब्याज दरों के दौर में कमाई के मौके कहां पर ढूंढे जा सकते हैं और किस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अब आने वाले टाइम में तमाम निवेशकों को अपनाना चाहिए। एक बार फिर से करेंगे धन्यवाद। और मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही।